बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो समा समुदास। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वीरमणि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि पूर्व आईपीएस मदन गोपाल जी मेघवाल साहब, वर्तमान बीकानेर जिला प्रमुख श्रीमान मैडम साहिबा सुशीला जी सिंवर और नोखा प्रधान कन्यालाल जी सियाग कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पधारने वाले हैं। मेरा विशेष अनुरोध रहेगा ग्रामवासियों से जो इधर उधर घूम रहे हैं, मेरे छोटे बड़े भाई से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए प्रभु राम जी सारण दानंद सर हमारे बीच पधार चुके हैं। रामेश्वर लाल जी, राजेंद्र जी नौसरिया, भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र जी नौसरिया से मेरा निवेदन है कि वो मंच की गली पधारे। आदरणीय बड़े भाई साहब राजेंद्र जी नौसरिया, भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष, श्रीमान युवा समाज सेवी लोका के छात्र जगत के युवा हृदय सम्राट बड़े भाई साहब पंकज जी भूरिया भी हमारे बीच पधार चुके हैं। श्रीमान मेरे बड़े भाई निमाराम जी मुकाम से निवेदन है कि वो भी अपनी मंच की जाली पधारे। श्रीमान मेरे लाडले युवा जुझारू भाई दिनेश जी बिरट से आगे वो भी मंच की गाली पधारे। श्रीमान सीताराम जी नायक से मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी मंच की गाली पधारे। और इसी क्रम में मेरा निवेदन है कि जो युवा साथी बाहर से पधारे या ग्रामवासी से हैं, बाबा साहब के जीवन के ऊपर अपने विचार करना चाहते हैं, वो उन साथियों से मेरा निवेदन है कि वो अपने नाम मुझे दर्ज कर दें।
जो बाबा साहब के जीवन के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। देश अंग्रेजों की गुलामी से जूझ रहा था और भारत के अंदर सामंतवाद की सोच चलती थी, एक ऊंच नीच की जातिवाद की भावना चलती थी। देश के अंदर बहुत ही घोर और घिनौनी वाली हरकतें होती थी आम और गरीब लोगों के साथ, किसान मजदूरों के साथ। बहन बेटियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, दलित शूद्र को आपको पढ़ने की इजाजत नहीं थी, वर्ण व्यवस्था के आधार पर देश चलता था। देश अंग्रेजों की हुकूमत से चलता था। तब 14 अप्रैल 1858 के अंदर मध्य प्रदेश के मऊ गांव के अंदर रामजी सकपाल के घर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चौथी रूप में संतान के रूप में जन्म लिया था। जब बाबा साहब 3 वर्ष के हुए और जब उनको स्कूल भेजने का काम किया था रामजी सकपाल ने, जब बाबा साहब स्कूल गए तो इसको स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं दिया था कि आप शूद्र हो, नीच जाति के हो। तो बाबा साहब स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ते थे। स्कूल के क्लास के अंदर बाबा साहब को बैठने की इजाजत नहीं थी। जहां जूते उतारते थे वहां पर बाबा साहब बैठते थे। वहां पर बाबा साहब गुरु की बातें सुना करते थे। और उसके बाद बाबा साहब ने कई जातिवाद की बहुत ही भयानक देश पर झेली थी। लोग बाबा साहब के पास नहीं बैठने देते थे, बाबा साहब को वकालत नहीं करने देते थे। जब बाबा साहब बड़े हुए और खुद पढ़ लिख के आगे बढ़े और विदेश लंदन गए लोगों की पढ़ाई के लिए, वहां से लोगों की उसके बाद देश के अंदर आजादी का संग्राम चालू हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ हुकूमत चालू हुई और धीरे धीरे देश आजादी की ओर बढ़ा। तब बाबा साहब ने अपनी मांग रखी थी देश आजाद होने से पहले कि भारत को अंग्रेजों से आजाद करने से पहले भारत की मूल निवासी कौम को, भारत की बहन बेटियों को इस जातिवाद की जड़ से आजाद करना होगा। बहन बेटियों को शिक्षा का अधिकार देना होगा, आम और किसान वर्ग को इस एजुकेशन देने का अधिकार होगा, तब यह देश आजाद होगा। और लंदन के अंदर जब 3 गोल में सम्मेलन हुए और बाबा साहब की बात मानी गई और जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद तय हुआ कि देश किस आधार पर चलेगा, देश के अंदर किस कानून के रूप में चलेगा, तो कई भारत के महान अनुभव वापिस अंग्रेजों के पास गए थे। कहा हमारे देश में कानून बनाओ कि हम देश को किस आधार पर चले, देश के अंदर नियम कैसे बने। तब अंग्रेज लोग हमारे भारतीयों पर हंसे, मूर्खों आपके देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान लोग बैठे हो और आप इंग्लैंड और लंदन में खोज रहे हो भारत का संविधान लिखने के लिए। और जब तय हुआ सब लोगों ने मनन किया कि अम्बेडकर से अलावा इस देश का कोई संविधान नहीं लिख सकता, तब बाबा साहब को सर्व समिति से प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना गया और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की लागत से दिन रात एक करके बाबा साहब ने इस देश का संविधान तैयार किया, जिस संविधान के अंदर भारत के अनुच्छेद जोड़े गए, मौलिक अधिकार जोड़े गए, जिससे आज हमारा देश चलता है, जिससे आज हमारा भारत सरकार चलती है। आज बाबा साहब के अधिकार की वजह से हम लोग एक जगह पर बैठते हैं, हमारी मत का अधिकार मिला, हम देश की प्रजातंत्र सरकार चुनते हैं और आज बाबा साहब की बदौलत देश के अंदर IAS IPS RS पैदा होते हैं दलित और शूद्रों के घर में। आज बहन बेटियां हमारे बीच आकर बैठती है, खुल करके हमारे बीच अपनी बात रखती है। इस गौरवशाली और बहुत कुछ बाबा साहब ने दिया। आगे वक्ताओं के मैं बुलाऊंगा, मुझे बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन मंच की जिम्मेदारी दे दी आती ही तो मैं माफी चाहूंगा, मैं लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा। मैं किसी शब्दों में
मैं आगे बुलाऊंगा मेरे युवा साथी जुझारू लाड़ भाई छोटे दिनेश मिरिट को कि वह आए और मंच के ऊपर गाली अपने विचार व्यक्त करे। दिनेश सिंह मिरिट बहुत ही जुझारू, क्योंकि जिनकी वजह से मेरे हाथ में आज माइक है, नहीं तो दोस्तों मेरे हाथ में क्या होता आपको पता है, झाड़ू होता हाथ में और गले में एक हांडी होती। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सब जो भाई खड़े हैं ना इधर उधर अपने जैसे एक परिचय दे कि अपने अच्छे लोग हैं, खड़े नहीं। दोस्तों आज काकड़ा गांव के अंदर, वैसे मेरे काकड़ा ननिहाल है, काकड़ा गांव के अंदर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की मूर्ति लगी है। बहुत गौरवशाली दिन होगा आज का दिन, काकड़ा गांव के इतिहास में लिखा जाएगा। और जैसे मूर्ति हर चीज की लगती है, रामदेव जी की लगती है, गुरु जम्बेश्वर भगवान की लगती है, तेजा जी महाराज की लगती है, सबकी लगती है। लेकिन मूर्ति को मानो या नहीं मानो, लेकिन मूर्ति की जैसे तेजा जी महाराज ने क्या किया या गुरु जम्बेश्वर भगवान ने क्या किया, उनके विचारधारों को मानो। जैसे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा था कि नशे मत करो, जम्बे जी महाराज ने कभी ये नहीं कहा था कि आप पेड़ पौधे काटो, नशे करो, ये नहीं कहा था। अपने गुरु जम्बेश्वर भगवान को मानते हैं लेकिन नशे करते हैं, इसका मतलब गुरु जम्बेश्वर भगवान का अपन अपमान करते हैं। अगर बाबा साहब को मानते हैं, जातिवाद करते हैं, ऊंच नीचता समझते हैं ना, तो इसका मतलब होता है बाबा साहब का अपमान करते हैं। अगर तेजा जी महाराज को मानते हैं, तेजा जी महाराज की मूर्ति को मानते हैं और उनके आदर्शों को नहीं मानते हैं ना, तो इनका अपमान करते हैं। तेजा जी महाराज दूसरे के पशुओं के लिए, गाय के लिए अपनी प्राण तक न्यौछावर कर दिए, अपने वचनों के पक्के थे। तो दोस्तों सबसे पहले जरूरी है बाबा साहब को मानो या नहीं मानो, उनके विचारधारा को मानना जरूरी होते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि बाबा साहब ने दलितों का उद्धार किया था। अरे दोस्तों बाबा साहब ऐसे मसीहा थे जिन्होंने सिर्फ दलितों का ही नहीं पूरे भारतवासियों का उद्धार किया था, भारत के लिए लिखित संविधान दिया था। और जो भारत के अंदर माताएं बहनें जो स्कूल जा रही है वो सब बाबा साहब की देन है। ये जरूरी नहीं है कि दलितों की बहन बेटियां स्कूल जा रही है, सबकी जा रही है ना। पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था और शिक्षा का अधिकार जो दिलाया महिला को वो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ही थे। और भारत के पहले कानून मंत्री थे जो ओबीसी वर्ग के भाइयों के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था। इन चीजों को भूल गए अपन, बोलते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों का उद्धार किया था, बोलते हैं बाबा साहब तो ये मेघवालों के होते हैं। अरे बाबा साहब तो सभी देशवासियों के हैं। भारत के पहले कानून मंत्री थे जिन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए पद छोड़ा था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। कि कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब दलितों के नेता थे, ये एक कुछ घृणित सोच रखने वाले जिसकी मानसिकता कमजोर होती वो लोग इसकी सोच रखते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए अधिकार दिया। बाबा साहब ने पूर्ण देशवासियों को अधिकार दिया था। उस समय हर एक लोग अंग्रेजों से पीड़ित थे, हर एक लोग देश की सामंतवाद से पीड़ित थे। एक बार बड़े भाई राजेंद्र जी नौसरिया का जोरदार तालियों से स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष भीमसेना प्रभारी हमारे बीच पधार चुके हैं आदरणीय राजेंद्र जी। हर बार लोकसभा का चुनाव आता है और जैसा ही चुनाव आता है तो लगभग पार्टी की यही घोषणा रहती है, अब की बार हम महिलाओं को बराबर 50% की हिस्सेदारी में देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो कहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने उस समय कहा था कि देश के अंदर महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी दो, राजनीति के अंदर जितनी पुरुष की सीटें उसके बराबर महिला की करो। और ये उस समय लोगों को पता था कि अगर इस बाबा साहब की बात मान ली गई या महिलाओं को बराबर का अधिकार दे दिया गया तो हमारे लोगों की छुट्टी हो जाएगी, जो देश के आज गद्दार बैठे उन लोगों की छुट्टी हो जाएगी। उस कारण बाबा साहब की बात नहीं मानी थी और बाबा साहब ने तत्कालीन उस समय हिंदू कोड बिल के पास नहीं होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और बहुत कुछ बाबा साहब ने किया था। जब बाबा साहब संविधान की मूल कॉपी 26 नवंबर जो कल का ही ऐतिहासिक दिन था संविधान दिवस, तत्कालीन राष्ट्रपति भारत के महामहिम राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान पूनम चंद जी।
नोखा भीमसेना अध्यक्ष श्रीमान हरिराम जी बारूपाल, भीमसेना जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस ग्राम में पधारने पर, इस मूर्ति के प्रतिमा आह्वान पर। मेरा विशेष निवेदन रहेगा राजेंद्र जी नौसिया से कि सबसे पहले मैं यहाँ जो मंच पे पधारे हुए हैं सभी अतिथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और मेरे साथ पधारे हुए माननीय राजेंद्र जी मेघवाल नौसरिया साहब और मेरे साथ पधारी हुई टीम और यहाँ के आयोजककर्ता और अति सम्मानित मंच प्रांगण सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, आज ये काकड़ा के अंदर जो ये बाबा साहब की प्रतिमा लगी है और इसका अनावरण होने जा रहा है, तो इस अवसर पर मैं आप सभी को थोड़ा बता देना चाहता हूँ। मैंने कल मैं अलवर के अंदर गया था। अलवर के अंदर मैंने देखा वहाँ की टीम, भीमसेना की टीम और जो भीम मिशनरी है वो बहुत ज्यादा सक्रिय है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में ये थोड़ी दिक्कत है कि लोग बाबा साहब को मानने में थोड़ा संकोच बरतते हैं। वो मैंने यहाँ कई लोगों से ये सुना भी है कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने से क्या हो जाएगा, और बाबा साहब को आप एक मनुवाद को छोड़ करके और वापस उसी में जा रहे हैं, उसी सिस्टम पे जा रहे हैं, आप बाबा साहब को भगवान बनाते जा रहे हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब जब उनका परिनिर्वाण हुआ था उस समय कम से कम 6-7 लाख लोग थे और वहां पर एक ब्राह्मण पत्रकार पहुंचा और ब्राह्मण पत्रकार ने देखा कि बाबा साहब के बारे में वहां पे लोगों से उसने जाना और तब उसको पता चला कि ये जो महाशक्ति थी वो सिर्फ उनका परिनिर्माण हुआ है, जबकि वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। ऐसे नेता है, वो नेता नहीं भगवान है। तो ऐसे भगवान की मूर्ति बनाने में किस बात का संकोच? भगवान मेरे हिसाब से उसी को कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि मान लो कोई आदमी हो और वो अपने काम में लगा हुआ हो और ऊंट आ जाए और ऊंट उसको खा जाए और अकेला ही हो और बचाने के लिए उसके सामने एक आदमी आए और उसको बाई चांस बचा दे, उस ऊंट से खाने न दे, वो आदमी क्या कहेगा? वो आदमी कहेगा कि वाह बड़े मैं भगवान बड़ियो जो को मैंने बचा दियो। यानी मेरे कहने का मतलब है जो अच्छा करता है देश के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र की और राज्य की जो सीमाएं होती है वो भावनाओं से होती है, ऐसी कोई सीमा नहीं होती किसी भी राष्ट्र और देश की। उसके लिए जो अच्छा करता है उसी को भगवान माना जाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हम तो इनके स्टेचुओं पे जाएंगे, इनको ही भगवान मानेंगे। आपसे जो बन पड़े वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आज तक हम उस अंधेरे को ढोते रहे। हमें कहना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था अपने दीवारों पे, अपने घरों की दीवारों पे कि हम इस देश के शासक हैं, लेकिन हम लोगों से एक बड़ी भूल हुई है आज तक की पीढ़ियों से। हम उस कार्टूनों की फोटोएं लगाते रहे जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। फिर
जब 70 साल पहले बाबा साहब ने एक संविधान नाम की कोई चीज दी थी, उसके बाद हमारे समाज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की आंखें खुली और उन्हें पता चला कि हम किस जगह हैं और हमें क्या करना चाहिए। इसलिए उससे पहले भी आपको पता होगा महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, जिनको शिक्षा के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। अरे संघर्ष करने वालों को बहुत सारा परेशान होना पड़ता है, उसी प्रकार बाबा साहब को भी बहुत परेशान होना पड़ा था। आपको पता होगा राजरत्न अंबेडकर, उनका छोटा बेटा राजरत्न अंबेडकर बिना दवाई के प्राण चले गए उसके। और बाबा साहब जब घर पे आए, उनको बुलाकर लाया गया। जब देखा बाबा साहब की जेब में एक भी रुपया नहीं था, एक अठन्नी चवन्नी नहीं थी, कफन का भी पैसा नहीं था। और बाबा साहब की पत्नी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उससे कफन बना करके उनको ले गए थे। जबकि बाबा साहब को वहां दाग संस्कार करने के लिए भी जा नहीं पाए, क्योंकि उन्हें गोलमेज सम्मेलन में जाना था। तब बाबा साहब ने कहा था कि मेरे ऐसे और बहुत सारे बेटे बेटियों, माँ बहनों और बच्चों को मुझे बचाना है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मुझे पहले वो करना पड़ेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। उनके मन में इसीलिए टीस थी कि लोग भैंस के बाल काट सकते हैं, लेकिन एक इंसान के बाल काटने से मना कर देते हैं कि तुम एक नीच जाति के हो, हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। इसी से बचपन से उनकी टीस बैठ गई थी और आज उनकी बदौलत घर घर में अंबेडकर पैदा हो रहे हैं, घर घर में अंबेडकर पैदा हो रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा, भाइयों एक हो जाओ, ये देश देख लो किस तरफ जा रहा है। आपने सुना होगा थोड़ा दिन पहले ही JNU यूनिवर्सिटी के अंदर कैसा माहौल हुआ था। ये RSS की एक चाल थी। इधर से माननीय पेरियार साहब को गाली देना, बाबा रामदेव के द्वारा, वो लाला रामदेव है, उसके द्वारा गाली देना, और उसके बाद JNU पे अटैक करना, ये RSS की साजिश थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि है RSS, तुम जो साजिश रचते हो ना, उस साजिश का पर्दाफाश करने वाले ये बहुजन है, सब समझ जाते हैं। अब हमें शिक्षा लेते हुए ज्यादा नहीं 70 साल हुए, शिक्षा लेते हुए 70 साल हो गए, हम शिक्षा की अहमियत समझ गए। इसलिए हम ऐसी आपकी चालों को सफल नहीं होने देंगे। इसी के साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। नोखा के काकड़ा के निवासियों को मैं ये कहना चाहूंगा, आपने जो ये काम किया है वो अति उत्तम और द बेस्ट है। बाबा साहब की प्रतिमा से लोग कहते हैं आपको क्या मिलता है, मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की प्रतिमा से हमें ये मिलता है कि हम इनसे जान लेते हैं कि हम किसके पूर्वज हैं। हम माता सावित्रीबाई के द्वारा शिक्षित उनके पुत्र हैं। अरे हम तो ये भी मानते हैं कि जिस दिन ठाकुरों ने अत्याचार करके फूलन देवी के संघर्ष को आपने सुना होगा, कितना प्रताड़ित किया था, और उस फूलन देवी ने 50-60 ठाकुरों को बुला करके गोली से हत्या कर दी थी, बदला लिया था। हम उसकी औलाद है, हम उसके पोते पड़पोतियां हैं, ये हम मान